नमस्कार। ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं बलवंत कौर दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस में कार्यरत हूँ। आज हम स्त्री लेखन प्रश्न पत्र के अंतर्गत आत्मकथा के निकष पर अन्य से अनन्या पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रभा खेतान की इस आत्मकथा के अध्ययन के माध्यम से हम आत्मकथा विधा के विकास के संदर्भ में स्त्री आत्मकथाओं का उल्लेख देखेंगे। प्रभा खेतान की आत्मकथा अन्य से अनन्या की संक्षिप्त कथा वस्तु को जान सकेंगे और उस कथा वस्तु का मूल्यांकन कर सकेंगे। जब हम आत्मकथाओं की बात करते हैं, आत्मकथाएं पीड़ित समुदायों के लिए अपनी पीड़ाओं को, आत्मानुभूतियों को अभिव्यक्त करने का सबसे सरल व प्रथम माध्यम होती हैं, क्योंकि इन अभिव्यक्तियों के द्वारा समाज में उनकी हैसियत को एक भुक्तभोगी की निगाह से जाना व देखा जा सकता है। लेकिन विडंबना ये है कि हिंदी साहित्य में महिलाओं द्वारा लिखी गई आत्मकथाओं की कोई बड़ी परंपरा देखने को नहीं मिलती, जबकि बांग्ला व मराठी में तो शुरुआत ही एक महिला रास सुंदरी देवी की लिखी आत्मकथा आमार जीवन नामक आत्मकथा से होती है। इसी तरह अगर हम देखें तो मराठी में भी बहुतायत में महिलाओं की आत्मकथा मिलती हैं, पर हिंदी में स्थिति इसके ठीक उलट है। लेकिन ये बात भी सच है, जिसे हम आधुनिक अर्थ में आत्मकथा विधा कहते हैं, उसकी परंपरा का आरंभ भी हिंदी में बहुत देर से हुआ। ऐसा समाज जहाँ पहले से आत्मकथा विधा देर से पनपी हो, वहाँ महिला आत्मकथा साहित्य की क्या दशा व दिशा होगी, इसे समझना मुश्किल नहीं है। इसीलिए हिंदी की आत्मकथा विधा की जो दशा है वो मराठी से या बांग्ला से बिल्कुल अलग है। 1990 के दशक के बाद स्त्री आत्मकथा लेखन में तेजी आई। स्त्री लेखिकाओं ने बेबाकी से अपने जीवन में घटित घटनाओं को आधार बनाकर अपना जीवन वृत्त लिखा। देखा जाए तो ये दशक जो 1990 का है, स्त्री मुक्ति संघर्ष से जुड़कर हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की पुख्ता नींव व साहित्यिक रचनाओं के सृजन से जुड़ा हुआ है। और इसी के फलस्वरूप इसी स्त्रीवादी विमर्श का दौर चला। उसी के फलस्वरूप आत्मकथा लेखन में भी स्त्री लेखिकाओं ने दिलचस्पी दिखानी शुरू की। सवाल है कि आत्मकथा विधा का उद्भव व विकास कहाँ से माना जाता है? स्त्री आत्मकथाएं पहली बार कब लिखी गई? तो जब हम आत्मकथा विधा के उद्भव व विकास की बात करते हैं, तो आत्मकथा अर्थात जिसे हम कहते हैं लेखक के अपने जीवन से संबद्ध वर्णन, अर्थात आत्मकथा साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें लिखने वाला अपने जीवन का सिंहावलोकन एक व्यापक पृष्ठभूमि में करता है। ये परिभाषा है जो धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य कोश में दी है। और वो तो ये भी मानते हैं कि डायरी, जर्नल, संस्मरण आदि आत्मकथा के ही एक छिटपिट रूप है। यहाँ तक कि आत्मकथात्मक उपन्यासों का चलन भी आज देखने को मिलता है। पर ये आत्मकथा जीवन चरित्र से या जीवनी से भिन्न साहित्यिक विधा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जीवनी या जीवन चरित्र में कोई दूसरा व्यक्ति किसी अन्य का खाका खींचता है, जबकि आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है। धीरेन्द्र वर्मा इसी चीज पर अपने हिंदी साहित्य कोश में बल देते हैं, आत्मकथा को परिभाषित करते हुए। अतीत की स्मृतियों को आत्मकथा के माध्यम से पुनर्जीवित कर वे अपने ही जीवन का परीक्षण कर रहा होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई व्यक्ति आत्मकथा लिखता ही क्यों है? मैनेजर पांडे इस पर थोड़ी सी बात करते हैं और वह लिखते हैं कि आत्मकथाएं वे व्यक्ति लिखते हैं जिनको समाज में अपने महत्वपूर्ण होने का बोध होता है, या कभी कभी भ्रम होता है कि वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण होता है उसी की जिंदगी में दूसरों की दिलचस्पी होती है और लोग उसके जीवन के सच व झूठ को जानना चाहते हैं। अगर मैनेजर पांडे की इस बात को माने तो इसका अर्थ यह हुआ कि साधारण व्यक्ति को आत्मकथा लिखनी ही नहीं चाहिए। सिर्फ जो चर्चित हैं, जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, उन्हीं को आत्मकथा लिखनी चाहिए।
जबकि हमारा यह मानना है कि पीड़ित समुदायों में आत्मकथा लेखन उस समाज के भीतर के शोषणकारी तत्वों को जानने और पहचानने के लिए एक बेहतर समाजशास्त्रीय दस्तावेज हो सकते हैं। इसलिए हाशियाकृत समुदायों में आत्मकथा लेखन होना चाहिए और वो व्यापक तौर पर हो भी रहा है। इसलिए आत्मकथा लेखन हाशियाकृत समुदायों के लिए एक प्रभावशाली विधा भी है अपने आप को अभिव्यक्त करने की। हिंदी में बनारसी दास जैन की अर्धकथानक को हम पहली आत्मकथा कह सकते हैं। लेकिन इस अर्धकथानक के लिखे जाने के बाद एक लंबे समय तक इस क्षेत्र में चुप्पी छाई रही। महिलाओं की तो बात दूर रही, पुरुषों की आत्मकथा भी इस समाज में बहुत बाद में, जब अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान या उसके संपर्क में हम लोग आने लगे तो उस समय आनी शुरू हुई। हाँ, बाबू हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जगबीती नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। इसी में अगर देखें तो सुधाकर द्विवेदी ने भी एक राम कहानी नाम से लिखा था, जो उनकी आत्मकथा कही जा सकती है एक खास अर्थ में। अंबिका दत्त व्यास की निज वृतांत आदि भी इसी विधा के अंतर्गत कुछ छोटे मोटे प्रयास हैं जिन्हें हम आत्मकथा विधा में गिन सकते हैं। लेकिन हिंदी में आत्मपरक अभिव्यक्तियों की विधिवत परंपरा जब हम देखना शुरू करते हैं तो वो हमें नव जागरण या छायावाद के समय से दिखनी शुरू होती हैं। हमको याद है कि 1932 में हंस का आत्मकथा विशेषांक प्रेमचंद ने निकाला था और निराला, पंत, महादेवी आदि छायावादी कवियों ने आत्मपरक ढांचे में कविताएं भी लिखी। तो प्रेमचंद ने अंक निकाला और छायावाद के दौर में जितने और कवि हुए हैं, निराला, पंत, महादेवी, इन्होंने जो कविताएं लिखी उन कविताओं का ढांचा आत्मपरक था। पर यह सच है कि ये कविताएं आत्मपरक थी पर आत्मकथाएं नहीं थी। ये सही है कि इन रचनाकारों की रचनाओं में उनका जीवन गाहे बगाए आ जाता है, लेकिन आत्मकथा जिसे हम कहते हैं वो आप बीती ही होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो स्त्री व दलितों की आत्मकथाएं सामान्य आत्मकथाओं से भिन्न रूप में हमारे सामने आती हैं। ये आत्मकथाएं हाशियाकृत लोगों की आत्मकथाएं हैं। राजेंद्र यादव, जिन्होंने इन आत्मकथाओं को हंस में पहल छापने की कोशिश की, वो मानते हैं कि स्त्री की आत्मकथा समाज और परिवार की उन भीतरी सच्चाइयों से साक्षात्कार है जिनकी चुभन जूते की कील की तरह सिर्फ पहनने वाला ही जानता है। यानी वो स्पष्ट कर देते हैं कि ये जो आत्मकथा हाशियाकृत समुदाय लिख रहा है, स्त्रियां या दलित लिख रहे हैं, ये एक विशेष उद्देश्य के साथ लिखी जा रही हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ऐतिहासिक परंपरा में प्राप्त यातनाओं और संघर्षों की अभिव्यक्ति देना, अपनी पहचान स्थापित करना। इसीलिए ये जितनी भी आत्मकथाएं हैं, खासकर जो हाशियाकृत समुदायों की आत्मकथाएं हैं, उनको जो साहित्यिक औजारों से या आत्मकथा विधा के जो परंपरागत व्याकरण है उससे नहीं देखा जा सकता। महिला आत्माभिव्यक्तियों की जो परंपरा है, अगर हम उसे एक परंपरा में देखना शुरू करें तो हम मीरा को देख सकते हैं। मीरा के काव्य में अपने बारे में, अपनी पहचान को लेकर, अपनी स्थिति को लेकर कुछ छुटपुट अभिव्यक्तियां मिलती हैं। उसके बाद 1882 में सीमंतनी उपदेश सामने आती है। लेकिन जिसे हम आत्मकथा कहते हैं, ये दोनों, चाहे मीरा की लिखी हो या सीमंतनी उपदेश लिखी हो, ये अभिव्यक्तियां आत्मकथा को, जिसे हम अकादमिक दायरा कहते हैं, अकादमिक व्याकरण कहते हैं या अकादमिक अनुशासन कहते हैं, उसके अंतर्गत नहीं आती हैं। पर हम और वह शैली में लिखी गई ये आत्माभिव्यक्तियां जो मीरा ने लिखी या सीमंतनी उपदेश ने लिखी, समुदायगत त्रास और पीड़ा को तो अभिव्यक्त करती ही हैं। इसीलिए इनका अपना एक महत्व है। यहाँ तक कि आलोचक इस तरह भी मानते हैं कि अपने भावतंत्र पर कसकर ही किसी सत्य को प्रमाणित या अप्रमाणित करने का जो ईमानदार आग्रह होता है और समाज से विद्रोह करके अपने को स्थापित करने की जो स्वतंत्र चेतना होती है, वह भी इसमें मौजूद है। भले ही निर्व्यक्तिक रूप में होती है। आत्मकथा विधा में
ना होते हुए भी इसलिए महिलाओं की जो प्रथम आत्मानुभूतियाँ या आत्मा अभिव्यक्तियाँ हैं, उन्हें हम उनकी अभिव्यक्ति तो मान ही सकते हैं। अब ये सवाल है कि विधिवत रूप से महिलाओं ने आत्मकथा, जिसे हम अकादमिक अर्थ में आत्मकथा कहते हैं, उसे लिखना कब शुरू किया? तो वह लिखना उन्होंने 20वीं शताब्दी के अंत और 21वीं शताब्दी के आरंभ से हमें देखने को मिलता है, जब हाशियाकृत समुदायों को केंद्र में लाने की पहल विश्व स्तर पर शुरू होती है। हिंदी में भी इन्हीं आंदोलनों की अनुगूंज महिला लेखन के रूप में हमारे सामने आती है। दिनेश नंदिनी डालमिया ने लिखी मुझे माफ करना, या कुसुम अंसल की जो कहा नहीं गया, या कृष्णा अग्निहोत्री की लगता नहीं है दिल मेरा, जो बाद में उसका एक और खंड भी आया, पद्मा सचदेव की बूंद बावड़ी, कौशल्या बैसंत्री की दोहरा अभिशाप, या एक कामगार महिला बेबी हालदार की आलो अघारी। इसी तरह से मैत्री पुष्पा की कस्तूरी कुंडल बसे तथा गुड़िया भीतर गुड़िया, या रमणिका गुप्ता की हादसे और आप खुदरी नाम से जो आई हैं, प्रभा खेतान की अन्या से अनन्या तक, मनु भंडारी ने भी एक लिखी एक कहानी यह भी, तथा चंद्र किरण सोनरेक्सा की पिंजरे की मैना है। कुछ और छोटी मोटी आत्मकथाएं भी आई, जैसे सुशीला टाकभोरे की शिकंजे का दर्द। हिंदी के महिला आत्मकथा साहित्य को अगर हम देखें तो उसका दिलचस्प पहलू ये है कि बेबी हालदार की आत्मकथा आलो अघारी को छोड़कर जितने भी अभी हमने नाम लिए हैं, चाहे वो मैत्री पुष्पा का हो, प्रभा खेतान का हो, मनु भंडारी, चंद्र किरण सोनरेक्सा की हो, जितनी भी आत्मकथाएं हैं ज़्यादातर प्रतिष्ठित स्थापित लेखिकाओं द्वारा लिखी आत्मकथाएं हैं। लेकिन ये आत्मकथाएं स्थापित प्रतिष्ठित पुरुषों की आत्मकथाओं से भिन्न है। वो भिन्नता है इनकी संवेदना को लेकर, क्योंकि ये आत्मकथाएं स्थापित प्रतिष्ठित पुरुषों की आत्मकथाओं की तरह नहीं है। ये निजी कथा होते हुए भी सामूहिक चेतना के निर्माण का आधार बनाती हैं, जबकि जो पुरुषों की आत्मकथा है वो निजी आत्मकथा बनकर रह जाती हैं। और ये सामूहिक चेतना का निर्माण करती हैं, जो स्त्री की स्वातंत्र्य भावना, उसकी स्वायत्त अस्मिता को प्रस्तुत करती है। अस्मिता निर्माण की इस प्रक्रिया में न सिर्फ रूढ़ छवियां टूटती हैं, बल्कि उनकी ये रचनात्मक, वैचारिक व राजनीतिक लड़ाई का अस्त्र भी बन जाता है ये लेखनात्मकता है, जिस पर चलकर फिर आगे की रणनीतियां तय होती हैं। इसलिए जो हाशियाकृत समुदाय की आत्मकथाएं हैं, चाहे वो दलितों की हों या स्त्रियों की हों, उन आत्मकथाओं को आत्मकथा के परंपरागत औजारों से नहीं परखा जा सकता। ये हाशियाकृत लोगों की जो आत्मकथाएं, उनके अब सवाल है कि उनके प्रतिमान क्या होते हैं। इन आत्मकथाओं को उनकी विद्रोही चेतना, इतिहास बोध, सशक्तिकरण तथा भविष्य दृष्टि के निर्माण के रूप में हमें देखना होगा। विद्रोही चेतना, ऐतिहासिक बोध से जुड़ाव, सशक्तिकरण और भविष्य दृष्टि से प्रेरित अस्मिता निर्माण की ये चेतना है। जीवन में ये तमाम प्रक्रियाएं अक्सर एक साथ घटित होती हैं। मसलन संघर्ष का क्षण जो होता है वही मानसिक तौर पर सशक्तिकरण की प्रक्रिया का भी क्षण होता है, या फिर अपने शोषण, अपनी यातना को एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की तरह समझ लेना अस्मिता निर्माण की प्रक्रिया का अंग होता है। इसीलिए अगर इस संदर्भ में देखें तो प्रभा खेतान की जो आत्मकथा है अन्या से अनन्या पर जब हम बात करते हैं तो आत्मकथाओं की इन कसौटियों को हमें ध्यान में रखना होगा। यानी हमें उसमें ऐतिहासिक बोध देखना होगा, विद्रोही चेतना देखनी होगी, सशक्तिकरण देखना होगा, भविष्य दृष्टि, अस्मिता निर्माण की चेतना कितनी है ये हमें प्रभा खेतान की आत्मकथा में देखना होगा। तो सबसे पहले हम प्रभा खेतान की आत्मकथा में आत्मसंघर्ष या जो जीवन संघर्ष है और उसके साथ विद्रोही चेतना का जो फलाफल है वो कैसे आता है उसको देखेंगे। जीवन में विद्रोही चेतना का आरंभ अपने हाशियाकृत होने के एहसास से शुरू होता है। यह हाशिया प्रभा खेतान की आत्मकथा अन्या से अनन्या में उत्पीड़न की कई परतों के रूप में हमारे सामने आता है और
यही उत्पीड़न या हाशियाकरण प्रभा खेतान की चेतना के निर्माण, पहचान व संघर्ष का आधार बनता है। स्त्री होना और वह भी सांवली स्त्री होना भारतीय समाज में उपेक्षा के बहुत आम से कारण है। हम सबको इसका सामना कई बार करना पड़ जाता है। यह ऐसे कारण हैं जिन्होंने सब कुछ होते हुए भी प्रभा खेतान के बचपन को अनाथ बना दिया। क्योंकि सांवली थी तो अम्मा द्वारा कभी गोद में नहीं लिया गया, यानी ममता के लंबे इंतजार में अम्मा के दरवाजे के बाहर घंटों इंतजार ने प्रभा खेतान और उसकी माँ में हमेशा एक दूरी बनाए रखी। प्रभा खेतान का बचपन जो है वो अनाथ बचपन भी था इस रूप में, या ममत्व के इस अभाव से उपजे अकेलेपन ने प्रभा खेतान को जीवन का एक अर्थ दिया, एक ऐसा अर्थ दिया इन अभावों ने जिसमें ना सिर्फ उन्होंने अपने आप को बचाया, अपनी मूल्यों को संजोया, बल्कि दुनिया के पैरों तले रौंदे जाने के बावजूद जिंदगी को झेला नहीं बल्कि हंसकर जिया। ऐसी ही उपेक्षाओं के बीच अपने अस्तित्व को उन्होंने गढ़ा, ऐसी स्थितियों के बीच अपनी पहचान बनाई। एक ऐसा अस्तित्व जिसमें एक तरफ सफल लेखिका बनी तो दूसरी तरफ एक सफल व्यापारी। इस दोहरे संघर्ष के बीच निजी पीड़ाएं भी हैं, सगे संबंधियों द्वारा उनका किया गया यौन उत्पीड़न भी है, यहाँ तक कि मारवाड़ी समाज का पुरातन पंथी नियम भी थे। जीवन के ये ऐसे हाशिए थे जिनकी भयावहता से वे कभी मुक्त नहीं हो पाई। हमेशा उनकी स्मृतियों में ये सब उनका यौन उत्पीड़न जो हुआ या मारवाड़ी समाज ने उनके साथ जो व्यवहार किया, उनकी स्मृतियों में हमेशा ये अतीत जीवित रहा। इसके साथ ही बंगाली समाज में अपने अल्पसंख्यक होने के दंश को भी प्रभा खेतान ने झेला। प्रेसिडेंसी कॉलेज में बंगाली दोस्तों द्वारा लगातार मारवाड़ियों को शोषक और लुटेरे होने की अनुभूति कराई जाती थी और प्रभा खेतान चूंकि एक मारवाड़ी थी तो ये अनुभूति उनको भी हो रही थी। ऐसी अनुभूतियों ने प्रभा खेतान के मन मस्तिष्क को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। बचपन में वो अपनी इस मारवाड़ी पहचान को रगड़ रगड़ कर मिटाने लगी कि वो चाहती थी कि शोषक का जो टैग उनके साथ लगा है वो हट जाए। लेकिन उन्होंने खुद भी ये लिखा है कि पेंसिल से खींची लकीरों, अक्षरों और तस्वीरों को ठीक से मिटाना कभी संभव नहीं होता। और उसका परिणाम ये हुआ कि क्लास का जो बंगाली माहौल था उसमें वह अकेली पड़ती गई और चाहते ना चाहते हुए भी मारवाड़ी पहचान उनके साथ जुड़ी रही और उसको वो झेलने में असमर्थ होती गई। इन सारी उपेक्षाओं, असमर्थताओं और दहशत के बीच जब वह आगे बढ़ती हैं तो डॉक्टर सराफ से उनका संपर्क होता है। डॉक्टर सराफ की बाहों में पहली बार वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। अपने सामनेपन का जो गिल्ट उनके अंदर होता है उसको लेकर अपने को सुंदर महसूस करती हैं। यानी अभावों के संसार में पहली बार प्रेम को, अपनत्व को उन्होंने जाना। ये जाना कि चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता क्या होती है, इसका पहला एहसास भी डॉक्टर सराफ से मिलने के बाद ही हुआ। लेकिन वे जानती थी चुनाव करना, अपना निर्णय स्वयं लेना, इसमें जोखिम है। लेकिन ये भी सच है, हम जानते हैं कि बिना जोखिम के स्वतंत्रता का वर्ण नहीं किया जा सकता। उपेक्षाओं व प्रताड़नाओं के संसार से बाहर कदम रखने के लिए आपको जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। इसलिए प्रभा खेतान भी जोखिम उठाती हैं और वो तय करती हैं गलत सही जो भी हो, अब मुझे वापस नहीं मुड़ना है। वो विद्रोही रास्ते पर चलती हैं और इस विद्रोही रास्ते पर चलते हुए वे विवाह नामक संस्था को भी एक ओवररेटेड संस्था मानती हैं और इस संस्था को वो डॉक्टर सराफ और अपने बीच आने से इनकार करती हैं। ये अलग बात है कि डॉक्टर सराफ के साथ संबंध समाज में हमेशा उनको एक दूसरी औरत की ही मान्यता देता रहा, क्योंकि डॉक्टर सराफ पहले से ही शादीशुदा थे। बल्कि अगर औरत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, लेकिन इस आत्मकथा में हम देखें तो आर्थिक आत्मनिर्भरता भी
समाज के भीतर उसकी जो सामाजिक हैसियत है उसे नहीं बदल पाती। अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र करती हैं प्रभा खेतान कि औरत के आर्थिक अवदान को नकारने की परंपरा रही है, और ये पहले गृहस्थी में उसके श्रम को नकारा जाता है, फिर मुख्य धारा में उसे स्थान दिया जाता है, तो उस स्त्री को अपवाद मानकर पुरुष अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेता है या परे धकेल देता है। तो इसीलिए प्रभा खेतान ये मानती हैं कि आने वाले समय में यानी भविष्य में औरत की सबसे बड़ी लड़ाई मुख्य धारा में बने रहने की लड़ाई होगी। और प्रभा खेतान का जो पूरा संघर्ष है, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो या जीवन के क्षेत्र में हो, उनका पूरा संघर्ष मुख्य धारा के लिए ही संघर्ष है। वे जीवन भर इस मुख्य धारा के लिए ही लड़ती नजर आती हैं अपनी आत्मकथा में। लेकिन विडंबना है कि आर्थिक क्षेत्र में तो वे मुख्य धारा में आ गई, पर सामाजिक जीवन में पितृसत्ता की जकड़न इतनी मजबूत थी कि वे वहां बहिष्कृता ही बनी रही। जो दूसरी औरत का एक आरोप या खांचा उन पर लाद दिया गया था, उससे वे कभी बाहर नहीं निकल पाई। आर्थिक मोर्चे पर सफल होने के बाद भी उनका आत्मसंघर्ष समाप्त नहीं हुआ। रोहिणी अग्रवाल ने इस चीज को ठीक से रेखांकित किया है अपनी किताब में। कहा है कि यहाँ आकर यह आत्मकथा आर्थिक स्वावलंबन में मुक्ति और समानता का विश्वास खोजने वाले मार्क्सवादियों के एकांगी जुनून की निर्भरता को भी सिद्ध करती है। तो मार्क्सवादियों का जो पैमाना है आत्मकथाओं या स्त्रियों को देखने का, उसकी रोहिणी अग्रवाल उसकी आलोचना करती हैं और उस पर सवाल उठाती हैं। दरअसल डॉक्टर सराफ के साथ जिस रोमानी प्रेम का आरंभ प्रभा खेतान ने किया था, वह प्रेम भी धीरे धीरे पितृसत्ता के ढांचे में कैद होता नजर आया और उसी से संचालित होता नजर आया। पहले विद्रोह लगने वाला यह प्रेम धीरे धीरे सिर्फ नफा व नुकसान के तराजू पर तुलता हुआ दिखता है। और डॉक्टर सराफ पूरी आत्मकथा में प्रेमी कम और पितृसत्ता के प्रतिनिधि ज्यादा नजर आने लगते हैं, जो स्त्री के सारे वजूद को निर्धारित व नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। प्रभा खेतान, जो कि पहले से ही भावात्मक रूप से कमजोर थी, उसको अब डॉक्टर सराफ का जो साथ है वह असुरक्षित भी कर देता है, क्योंकि वे लगातार उस पर शक करते हैं। यहाँ तक कि उसकी प्रभा खेतान की पूंजी पर भी वो अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं और अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। और तो और अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों की सुरक्षा का दायित्व भी वे प्रभा खेतान पर डालते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रभा खेतान को कायर, कमजोर सिद्ध करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते। दरअसल प्रभा खेतान परिवार व विवाह नाम की जिस संस्था को ओवररेटेड मान, जिस नई संस्था का निर्माण करती दिखती हैं इस आत्मकथा में, यानी लिव इन रिलेशन में जो रहती हैं, वो लिव इन रिलेशन भी नाम की जो संस्था है वो भी पितृसत्ता के मानकों से ही चलती हुई यहाँ दिखती है, जहाँ संबंध बराबरी से नहीं बल्कि शक्ति की संरचनाओं से ही तय होते हैं। इसलिए जैसे स्त्री घुटती रहती है, प्रताड़ित होती रहती है, पर परिवार नाम की संस्था को आजीवन छोड़ नहीं पाती है, वैसे ही प्रभा खेतान दूसरी औरत कहलाने के बावजूद आजीवन इस संबंध को न केवल व्यापारिक बुद्धि से बल्कि भावात्मक रूप से भी झेलती रही है। इसीलिए वो अपनी आत्मकथा में जिक्र करती हैं, ना मैं पूरी तरह उदारवादी थी, ना मैं मार्क्सवादी, ना परंपरा से चिपकी रही और ना ही आधुनिकता को भली भांति ओढ़ पाई। बस दिक् काल के निश्चित दायरे में अपने स्वभावगत तमाम विरोधाभासों को मैं जीती रही। मेरे लिए एक और मुक्ति की उड़ानें थी तो दूसरी ओर पुनः लौटकर उन्हीं बंधनों में घिर जाना था। पर इन सारी विवशताओं के बावजूद उन्हें ये समझ में धीरे धीरे आने लगा कि मैंने और डॉक्टर साहब ने साथ मिलकर जिस चांद को देखने की कोशिश की वो दरअसल नकली चांद था, क्योंकि डॉक्टर साहब के साथ उनका जो संबंध था वो कभी भी एक सफल स्वतंत्र स्त्री पुरुष वाला संबंध नहीं बन पाया। वो जानती हैं कि हजारों स्त्री पुरुषों की शादी नहीं होती, वे अलग अलग हो जाते हैं, और वो जानती हैं कि ये त्रासदी थी
कि ना हमारी शादी हो सकती थी, ना हम अलग अलग, और इसी त्रासदी के साथ वो आगे बढ़ती रहती हैं। अब जो दूसरी चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ है इस आत्मकथा में, वो है कि उनको उस शोषण या यातना वो झेल रही हैं, उसका ऐतिहासिक बोध कैसे है, कैसे नज़र आता है इस आत्मकथा में चटर्जी। और इसीलिए वो कहते हैं, प्रोफेसर चटर्जी से वो जानती हैं कि स्त्री होना कोई अपराध नहीं, पर नारीत्व की आंसू भरी नियति स्वीकार करना बहुत बड़ा अपराध है। प्रोफेसर चटर्जी से मिले ज्ञान और आइलिन, मरील व युंग, ये सारे पात्र हैं आत्मकथा के। आइलिन, मरील व युंग के साथ के जो अनुभव हैं, उनके जो जीवन अनुभव हैं, उनसे प्रभा खेतान नारीवाद की समझ हासिल करती हैं और अपनी यातना को उत्पीड़न की उस ऐतिहासिक परंपरा से जोड़कर देखती है जिसमें सभी औरतों को अर्ध मानव से ज्यादा कुछ नहीं माना जाता। इसी बोध का परिणाम था कि सारी उपेक्षाओं के बावजूद प्रभा खेतान अपनी माँ के दुख का, अपनी पीड़ाओं का तटस्थता से अंकन कर सकी। प्रभा खेतान माँ की उपेक्षा का शिकार रही, पर माँ की विद्रोही छवि से वो हमेशा अपने आप को जोड़ती रही हैं, उससे कभी अपने आप को अलग नहीं कर पाई। सामाजिक पारिवारिक उपेक्षाओं के बीच मुक्ति की तलाश करती रही प्रभा खेतान बार बार अपनी माँ पर लौटती हैं। माँ का जो असहायपन या अकेलेपन था, उसको वे महसूस कर पाती हैं। अपने दुख में माँ के औरत होने के दुख का विस्तार पाती हैं और समझती हैं कि पितृसत्तात्मक समाज में माँ भी तो एक औरत है जो हाशिए पर पड़ी हुई है, जिसने 40 की उम्र में विधवा हो जाने के तमाम सामाजिक दबावों को झेला और इन दबावों के बीच अपनी विद्रोही स्वभाव से औरत होने की नियति को अस्वीकारती रही। अपनी माँ से ये विद्रोही चेतना पाकर प्रभा खेतान अपनी राहें खुद बनाने की प्रक्रिया में अपने विद्रोही व्यक्तित्व को उन्हीं की विरासत मानती हैं और तय करती हैं कि मुझे अम्मा की तरह नहीं होना, अपनी माँ की तरह नहीं होना। क्योंकि अम्मा की तरह नहीं होना ये तो वो तय कर लेती हैं, पर भविष्य में उन्हें क्या होना है, किस दिशा का रुख करना है, उस पर वो फिर अम्मा के पास पहुंचती हैं। अम्मा का कथन उन्हें बार बार याद है कि तुम लोग रुपया ज़रूर कमाना, अपने पैरों पर ज़रूर खड़ी होना। उनके आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने का ये अम्मा का यही कथन आधार बनता है। इसलिए इतनी उपेक्षाओं के बावजूद अम्मा की छवि, जो उनके दिमाग में अच्छी और बुरी दोनों तरह की छवि हैं, प्रभा खेतान अपने भीतर से हटा नहीं पाती है। अम्मा से हमेशा वो अपने आप को जोड़े रखती हैं। बल्कि अगर हम यहाँ आकर देखें तो यहाँ पर अम्मा और प्रभा खेतान दो औरतें दिखती हैं। दो औरतों का दुख सिर्फ माँ और बेटी का दुख नहीं रहता, दो औरतों का दुख बन जाता है। पितृसत्तात्मक समाज के भीतर ये स्त्री समुदाय का दुख बन जाता है और माँ पितृसत्तात्मक ढांचे का आजीवन अतिक्रमण नहीं कर पाई और बल्कि जाने अनजाने उन्हीं कसौटियों और मापदंडों से अपना व अपनों का जीवन संचालित करने की कोशिश करती आई। लेकिन उससे एक कदम आगे प्रभा खेतान ने इन सारे पितृसत्तात्मक मूल्यों को चुनौती दी, उनका अतिक्रमण किया और इन सब के बीच में अपनी पहचान बनाई। अब हम देखते हैं कि इस आत्मकथा में प्रभा खेतान अपना सशक्तिकरण, चाहे वो आर्थिक हो सामाजिक हो, कैसे करती हैं। 2007 में आई प्रभा खेतान की आत्मकथा अन्या से अनन्या व्यक्तिगत यंत्रणा से शुरू होती है, पर धीरे धीरे परंपरागत रूढ़िगत समाज के भीतर स्त्री की स्थिति, उसके संघर्ष और संकल्प की कथा बनती जाती है। ये एक ऐसी कथा बन जाती है जिसमें एक तरफ सती का आदर्श है तो दूसरी ओर चुनाव की, निर्णय की स्वतंत्रता है। प्रभा खेतान जानती हैं कि ये निर्णय लेने की स्वतंत्रता परंपरागत जो उनका मारवाड़ी समाज में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस मारवाड़ी समाज में शिक्षा से ज़्यादा पैसे का बोलबाला है। पूंजी केंद्रित समाज में स्त्री की स्वतंत्रता पर्स की ताकत से हासिल की जा सकती है। प्रभा खेतान को ये बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। इसलिए प्रभा खेतान की पहली लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि अपने मारवाड़ी समाज से है, क्योंकि प्रभा खेतान उन जैसी अनेकानेक महिलाओं की नियति को निर्धारित व नियंत्रित कर उसे हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक बनाए रखा है इस मारवाड़ी समाज ने।
पर प्रभा खेतान इस दिए हुए जीवन को अस्वीकार करती हैं, अपनी नियति पहचानती हैं, अपने जीवन का स्वयं वर्ण करती हैं और अर्जुन की तरह उनकी आंख सदैव अपने व्यापार पर ही केंद्रित रहती है। वो प्रभा खेतान फिगरेट नाम का एक जिम भी खोलती हैं, फिर चमड़े के व्यापार में सफलता से आती हैं और अंत में कोलकाता चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष बन जाती हैं। प्रभा खेतान ने न सिर्फ पहचान बनाई बल्कि अपनी इस पहचान को स्थानीय से वैश्विक पहचान में भी तब्दील किया। स्थानीय से वैश्विक होने की यात्रा दरअसल हाशिए से मुख्य धारा में आने की यात्रा भी है। ये जो यात्रा प्रभा खेतान ने भले ही निजी यात्रा हो, लेकिन अंततः अपने पूरे स्त्री समुदाय की यात्रा और अस्मिता निर्माण का आधार बन जाती है यात्रा। प्रभा खेतान के संदर्भ में अगर हम देखें तो अस्मिता निर्माण की ये प्रक्रिया उनके लेखकीय व्यक्तित्व के साथ प्रारंभ होती है और एक सफल व्यापारी के रूप में पूरी होती है। दरअसल हाशिए के समाजों में विशेष रूप से स्त्री के लिए लेखन सशक्तिकरण का पहला चरण है, जिसके माध्यम से वे अपने जीवन में होने वाले उत्पीड़नों को, भेदभाव को, दैहिक शोषणों को अभिव्यक्ति देती है और स्वतंत्रता, न्याय और समानता के जो मानवीय आधार हैं इस लेखन के माध्यम से उनकी मांग करती है। इसलिए प्रभा खेतान के सशक्तिकरण का प्रारंभ भी उनके लेखकीय व्यक्तित्व के साथ शुरू होता है। हालांकि जो आलोचक अभय कुमार दुबे ये मानते हैं कि मारवाड़ी मंत्र के जरिए होने वाला सशक्तिकरण प्रभा खेतान के जीवन में सर्वप्रमुख है। लेखन और रचनात्मकता के जरिए शनै शनै स्वाभाविक रूप से होने वाला सशक्तिकरण उनकी आत्मा में एक सचेत निर्मिति के रूप में अनुपस्थित ही है। ये ठीक है कि इस आत्मकथा में लेखकीय व्यक्तित्व उतनी प्रमुखता से भले ही ना आया हो, पर यह भी वास्तविकता है जिस आर्थिक आत्मनिर्भरता के मोर्चे पर सफल होने के बावजूद सामाजिक जीवन में वह खुद को खंडित महसूस करती रहती हैं। उन्हें पूर्णता शायद इसी लेखन के माध्यम से मिली, क्योंकि आत्मकथा में एक बार मैं है जो प्रामाणिक रूप से अपनी यात्रा कर रहा है और उस मैं को खारिज कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। प्रभा खेतान के वैचारिक मानस को निर्मित करने में सिमोन द बुआ, सार्त्र, मार्क्स आदि के लेखन का ही नहीं, बल्कि समय समय पर जो लोग उनको मिलते रहे हैं उनका और जो आंदोलन चलते रहे हैं उनकी भी अहम भूमिका रही है उनके वैचारिक मानस के निर्माण करने में। लगभग 30-40 वर्षों का कोलकाता शहर, वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हलचलें, छात्र राजनीति, वामपंथ का उभार, विभाजन, हिंसा, पुलिस व आतंक और फिर इसी तरह से विश्व बैंक के अध्यक्ष मैकमार का विरोध, बंगालियों व मारवाड़ियों का टकराव, ये सब कुछ है जो प्रभा खेतान ने देखा और इसने प्रभा खेतान की वैचारिकता का विकास किया। इसी वैचारिकता के आलोक में उन्होंने मालिक और मजदूर के संबंधों को, यूनियन की भूमिका को, पैसे और सत्ता के गठजोड़ आदि को बहुत करीब से देखा। ये जो सारे आंदोलन हुए थे, इन आंदोलनों की शक्ति व सीमा से वो पूरी तरह परिचित रही हैं और वो मानती रही हैं। उन्होंने लिखा आत्मकथा में, इन सारे आंदोलनों ने यदि कहीं हम स्त्रियों को भीतर से तोड़ा तो एक बेहतर मानव समाज से जुड़ा भी है, क्योंकि प्रतिरोध के वे क्षण नई ऊर्जा के क्षण भी होते हैं। अब सवाल है कि प्रभा खेतान ने अपनी अस्मिता निर्माण करते समय विश्वभगनिवाद तक कैसे जाती हैं। आत्मबोध, संघर्ष और सशक्तिकरण के साथ ही अस्मिता निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके चरण अलग अलग नहीं होते, बल्कि अलग अलग नाम है जो भिन्न दृष्टियों से एक ही परिघटना को दिए जाते हैं। यहाँ जो बिंदु महत्वपूर्ण है वह यह है कि लेखिका का अस्मिता निर्माण निजी व्यक्तित्व के अर्जन तक नहीं ठहरता, बल्कि इससे आगे जाता है। जो इतिहास बोध उन्होंने अर्जित किया है वे अस्मिता को एक शख्सियत तक, एक निजी तक रहने के बजाय पूरी स्त्री जाति की अस्मिता का अंग बना देता है। बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि वे विश्वभगनिवाद का आधार भी बन जाता है। अन्य से अनन्या में प्रभा खेतान का ये कहना कि अमेरिकी औरतें भी हम भारतीय औरतों की तरह ही असहाय हैं, केवल पैंट पहनने या मेकअप करने से कोई औरत सबल नहीं हो जाती है, या ये मानना कि दुनिया में कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ औरत के आंसू ना गिरे हों,
दरअसल आत्मकथा को एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य दे देता है, जहां प्रभा खेतान, आइलिन, युंग, मरील सभी की कथाएं जुड़कर यातना का एक कोलार्ज बनाती हैं। ऐसा कोलार्ज जो देश व काल की सीमाओं के पार आत्मकथा को एक बड़ा फलक देता है। इस तरह हम देखते हैं कि अन्या से अनन्या एक ऐसी स्वावलंबी स्त्री की आत्मकथा है जिसके जीवन में सृजन, व्यापार और निजी जिंदगी 3 आयाम रहे हैं। इन तीनों आयामों में वह लगातार अकेले ही संघर्ष करती रही। चूंकि परंपरा व संस्कारों से मुक्ति की यात्रा लंबी होती है, कठिन होती है और ये खतरा बना रहता है कि इस प्रकार की भिन्न भिन्न आवाज़ों को अक्सर अनसुना कर दिया जाएगा, उनके आक्रोश और प्रतिरोध को इतिहास में दर्ज नहीं किया जाएगा। इसलिए प्रभा खेतान और अन्य स्त्रियां ये जानते हुए भी कि आत्मकथा लिखना एक नाच है, वह इस सदी में अपनी आत्मकथाएं लिखकर अपनी आवाज़ों को इतिहास में दर्ज करा देना चाहती हैं, ताकि आने वाले समय में कोई भी उनकी आवाज़ों को खारिज ना कर सके। अभिव्यक्ति, विकास और निर्णय लेने की स्वतंत्रता की ये लंबी लड़ाई हमेशा जारी रहे। प्रभा खेतान मानती भी रही हैं कि उपन्यास से अधिक महत्व आत्मकथा का है, क्योंकि उपन्यास से अधिक दिनों तक आत्मकथा जीवित रहती है और किसी भी आत्मकथा में जो मैं प्रामाणिक रूप से अपनी यात्रा कर रहा होता है उसे खारिज करना किसी के लिए भी संभव नहीं होता है। पाठक और लेखक के बीच एक साझेदारी होती है। दशकों बाद भी ये कहानी जिंदा रहती और रहेगी। हाँ, उसको पढ़ने का तरीका ज़रूर बदल जाता है। इस बात पर प्रभा खेतान अपनी आत्मकथा में बल देती हैं, इसीलिए उपन्यासों की बजाय आत्मकथा को ज़्यादा महत्व देती हैं। और यही किसी भी आत्मकथा की सार्थकता है कि वे आने वाले वक्त में अनसुनी आवाज़ों को सुनाती रहे और आने वाली पीढ़ियों को अपने संघर्ष से ताकत देती रहे। इस रूप में अगर हम देखें तो प्रभा खेतान की आत्मकथा यातना, संघर्ष और संकल्प का जीवंत दस्तावेज है।